मुझे ऊंचा उठाया, मेरा सम्मान बढ़ाया। इतना ही नहीं, मेरे लिए पुनर्जन्म दिया। अब उस प्रयाग नगरी को छोड़कर कहीं निकलना मेरे लिए बहुत कठिन है। फिर भी वहाँ के जैसे कि अमृत ही क्यों न हो, आवश्यकता से अधिक पिलाया जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता सेहत के लिए। वैसे वहाँ के हमारे मित्र जनों के अत्यधिक स्नेह से जरा दूर रहना चाहता था, इसीलिए ढूंढता रहा। जो कोई भी मिले तो उनसे चर्चा करता रहा। ऐसे ही चर्चा में असल में और एक सज्जन को लेकर के शांति निकेतन में मेरा पड़ाव होने वाला था, उसी की चर्चा 2 साल से हो रही थी। वो हुआ नहीं। इनसे मुलाकात हुई, यूं ही मैंने बताया कि मैं ये काम चाहता हूँ, तो तुरंत बोले आ जाओ भाई यहाँ पर। तुरंत मैं आ गया। शिष्टाचार के लिए मैंने पूछा, उन्होंने बताया आपका अक्सर इनसे एक विनती मैंने की थी कि तमिल शिक्षण के लिए हमको बुलाइए, हम आ जाए, लेकिन भाषण के लिए हमको मत बुलाइए, मंच पर बैठने के लिए मत बुलाइए। क्योंकि वहां से भागने का वही कारण था मेरा, तो वही उसी में मैं पुनः डूब जाऊं, तो मैं वही नहीं रहता यहाँ तुम्हारा। इसीलिए आप सभी लोगों के सामने मेरा यही नम्र निवेदन है कि मुझे आगे कहीं भी कभी भी मंच पर न बिठावे, भाषण के लिए न बुलावे, कम से कम वहाँ बिठा करके सुनने के। भगवान ने 2 कान दिए हैं तो कम से कम सुनने के लिए, वो तो एक ही दिया है कम बोलने के लिए। और दूसरी चीज से बोलना भी हमारा काम नहीं है, वो तो हमारे भाइयों का काम है। इसीलिए हमारे वैयाकरणों ने कान को पुल्लिंग बना दिया, जीभ को स्त्रीलिंग बना दिया, ताकि वो बोलती रहे, हम लोग सुनते रहे। तो ऐसी हालत में बोलने से मैं दूर रहना चाहता हूँ सर, ये मेरा काम है। क्योंकि सर असली बात यह है कि कोरोना के बाद मेरी आदत खत्म होता जाता है, बोलने में दिक्कत हो जाती है, जिसे मैं कहना चाहता हूँ भूल जाता हूँ। तो बात अब पछताए हो जाता है, बाद में मुझे बहुत अच्छा था। इसलिए भाषण से हमको दूर, ये सभी लोगों से मेरी नम्र है। ठीक है सर, अभी जो है आज, लेकिन इस बहाने आप लोगों से मुलाकात हुई। 4 लोग हैं, एक और एक आलोक जी और एक सुभाष जी और एक निकले, ये 4 लोगों का अंदाजा देने के लिए तैयार, क्योंकि ये 4 पहले से परिचित है मेरे यानी उसी स्थिति पर भी आ गया। लोग बोलते हैं मुक्ति के बारे में नहीं सोचना है सर, जवानी में तो बड़ा, बचपन में तो पढ़ाई के बारे में सोचना तो पड़ता है, आगे क्या बोल के आगे क्या अच्छा, जवानी में तो शादी वादी की बात तो सोचनी पड़ती है, तो फिर जवानी के बाद और शादी हो गई तो फिर अपने परिवार के बारे में सोच, अंतिम जीवन पर अपनी मृत्यु के बारे में सोचना बुरा नहीं। इसीलिए हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि हम इन लोगों से ये भी नम्र निवेदन किया है कि यहाँ पर यदि मैं मर जाऊँ, तो यहाँ रहूँ मर जाऊँ, तो किसी को न बताया जाए। हमारे मोबाइल का नंबर देकर के किसी को बताना है तो नंबर 10 दिन के बाद बताया जाए, ये मानसिक, इसी में मेरी संतुष्टि है, आत्मा का भी शांत रहेगा। ये आज दोनों आपके साथ चर्चा हुई, ठीक। अब सर हमने सर ने बताया कि संगम है, आपने संगम की चर्चा की, क्योंकि सर अभी 9 बजने वाला है। आज का कार्यक्रम था 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे, सही था, लेकिन हमने शुरू किया 6 बजे, 1 घंटा उसमें चला गया। फिर उसी हिसाब से 2 घंटे के हिसाब से 6 से 8 तक हमें पूरा करना चाहिए। दूर जाने वाले ज़्यादा, भले ही आप खाना खिला दें,
लेकिन उसके बाद जाना तो पड़ता है ना, उनको उसके बाद का नित्य प्रतिदिन का कार्यक्रम तो होगा ना, इसीलिए वो भी ठीक। इसलिए सर मैंने क्या सोचा, 5 मिनट अपना वक्त पूरा करो, जिससे कि 9 बजे तक सर काम करके निकल जाए, 10 बजे के बाद घर पहुँच जाए। फिर कभी मंच पर बिठाए बिना तो चर्चा का मौका मिलेगा तो हम चर्चा साहित्य पर करेंगे। तो मैं आज साहित्य पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उस पर मैं घुस रहा हूँ तो स्वामी पर्याप्त नहीं रहेगा, अधूरा छोड़ना भी आप साहित्य के प्रति। इसीलिए मैं अपनी भाषा के प्रति कुछ एक शब्द में बताना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं भाषा माँ होती है, सबको पता है। हर आदमी को यह अधिकार है कि वो अपनी माता की सुंदरता का गर्वगान करे, उसकी प्रशंसा करे, लेकिन इसका अधिकार नहीं होता है कि दूसरे की माता के असुंदरता का या निंदा करे, तो नहीं होता। तो इसीलिए अब हर आदमी को अपना बच्चा तो बहुत प्रिय होता ही है, लेकिन हम लोग में ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अपना बच्चा नाक बहता हुआ रहेगा तो भी बहुत सुंदर लगेगा, पड़ोसी का बच्चा इतना होशियार हो फिर भी वो हमारे लिए खुद कर लगेगा। तो इस प्रकार का एक वातावरण देखा जाता है समाज में। लेकिन मेरा विचार है कि हम पड़ोसी की माता के प्रति स्नेह दिखावे, उनके प्रति आदर दिखावे और उनका सम्मान बढ़ावे, और उस पड़ोसी के बच्चों से प्यार स्नेह, बस ये भावना सबसे रही तो समाज में समुदाय में एकता बनी रहेगी। मेरे कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें, जहाँ भाषा माँ होती है उसका साहित्य बच्चे। तो इस प्रकार दूसरे की भाषा के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें। इससे बहुत कुछ होता है। मैं यहाँ आप लोगों को देखता हूँ तो मेरे सामने भारत का नक्शा आता है। कभी कभी मैंने सोचा था दक्षिण में जाते जाते कन्याकुमारी के पास पहुँचते पहुँचते दोनों किनारे बहुत तंग होते जा रहे, संकुचित होते जा रहे। आपने देखा होगा। जब कभी मैंने सोचा तो पता चला कि तमिल भाषियों का भाषा के प्रति जो घृणा है या विरोध की भावना है और उनकी मानसिक तंग यानी उस तंगी के कारण शायद ये कन्याकुमारी के दोनों तरफ सागर के किनारे तंग चलेगा। फिर मैंने प्रयाग नगरी में आया, प्रयाग नगरी को देखा तो अब देवघर को देख रहा हूँ। कई बार तो देख चुका हूँ, लेकिन अब जो माहौल है, अब उत्तर भारत के आप लोगों के मन में जो भाषा के प्रति जो जिज्ञासा जानने की इच्छा है, दूसरी भाषा बोले, चेर छोड़े, राजा के बारे में बोले, संगम के बारे में बोले, इस प्रकार की जो आप लोगों की जो दिलचस्पी है या भावना है या सम्मान है, इसलिए शायद यहाँ आते 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 उत्तर भारत के दोनों तरफ विशाल तो आप लोगों से मिलते हुए इस भाषा का अनुभव करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि तमिल भाषा आप जानते हैं प्राचीनतम भी संस्कृत की समस्त लोग बोलेंगे संस्कृत श्रेष्ठ है या तमिल श्रेष्ठ है, कोई भाषा श्रेष्ठ नहीं, सब समान है। जाना अपनी अपनी भाषा का महत्व होता है। हर भाषा की अपनी शैली होती है। जो हिंदी में ने विधि होती है, प्रथम कर्ता कारक होता है, वो तमिल में नहीं है। तमिल में जो ऋ वर्ण होता है वो हिंदी में नहीं है। तो हर भाषा की अपनी शैली होती है और उसका महत्व होता है महिमा। तो वैसे फिर भी तमिल भाषा 3000 साल पुरानी भाषा। आप जानते हैं हिंदी में ल एक ही होता है, कम से कम जाने हिंदी में ल एक होता है। तमिल मेरे उच्चारण सुनिए, तमिल में नहीं बोल रहा, तमिल में हिंदी में एक ल, तमिल में 3 ल होते हैं। एक ल गंतव्य होता है, दूसरा ल ताड़व्य होता है, तीसरा र मूर्धन्य होता है। अब ये 3 प्रकार के ल
ल र। तो इन तीनों के परिवर्तन में अर्थ में भिन्नता हो जाती है। तो भाषा को जानने से पहले इस उच्चारण को आप लोगों को समझना होगा। पहले आज मैं भाषा संबंधी कुछ बातें बता देता हूँ। तो ल र। फिर आप हिंदी में देखेंगे न दो होते हैं। प्रवीण न खड़ा दूसरा न दो होते हैं। तमिल में 3 प्रकार के न होते हैं। तो आपका जो प्रवीण कन्या का जो न होता है उसके लिए हमारे यहाँ 3 गांठ वाला एक न होता है। फिर आपका जो कथा कन्या का जो न होता है उसके लिए अलग न होता है। लेकिन एक न होता है जो हिंदी में नहीं है, वो 2 गांठ वाला होता है। अब उसको लिख नहीं सकते थे। हमने जब 2008 में अपनी एक तमिल पुस्तक 450 पेज में लिखा था, उसमें हमने आवेदन किया निवेदन किया था कि नागरिक विचारणी जैसे सभा जैसे हिंदी के विद्वान लोग इसके लिए कोई सांकेतिक शब्द या ध्वनि स्वीकार कर ले, उसको मान ले और उसको अपनी भाषा या कोश में प्रयोग कर ले। लेकिन तब तो नहीं हुआ। अब दूसरा न जो होता है वो अलग तक पहचानने में यानी लिखने में भी दिक्कत होती है। आज इधर वो दिक्कत नहीं होती। दूसरी चीज है र। तो यह र एक ही र हिंदी में होता है, लेकिन तमिल में 2 र। एक गंतव्य र दोनों अर्थ में भिन्न होता है। जैसे आरम बोले तो आरम तुलसी के कहते हैं दूसरा आरम बोल तो धर्म नहीं चलता। तो उस प्रकार फर्क पड़ता है। दो होते हैं, न 3 होते हैं, ल 3 होते हैं। पहले इस उच्चारण को सुनना। और दूसरी चीज है, अब सभी भाषा वाले आप किसी ने सुना है कि कोई भी भाषा वाले अपने बच्चे का